जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये आपके सामने एक पेपर है, प्रोबेबली 2021 का पेपर आप इसको देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इस पेपर को दिखाने का मकसद ये नहीं कि मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। इस पेपर को दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आपकी टास्क क्या है, मतलब आपके पास क्या क्या प्री रिक्विजिट होंगे, तो आप किसी तरह के पेपर को भी, जो भी पेपर में आएगा, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो आप इसके पेपर में देखें कि इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है, क्लियरली 3 पैराग्राफ्स दिए हैं। यू वर गिवन प्रोवाइडेड विद 3 पैराग्राफ्स, और इन पैराग्राफ्स को आपने क्या करना है, प्रेसी करनी है, और प्रेसी करने के बाद आपने उसको टाइटल भी देना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये प्रेसी क्या होती है और उसको टाइटल कैसे देते हैं, उसके लिए आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। प्रेसी का मतलब ये होता है कि आपने उसको 1/3 करना है। 1/3 भी नहीं होता इसका मतलब। प्रेसी का मतलब होता है प्रिसीजन, एक्यूरेसी, व्हाट रियली इज सेड टू यू, व्हाट इज द जस्ट ऑफ द दिस लॉन्ग एंड शॉर्ट। वो एक लंबी सी जो कहानी बताई गई है, हम कहते हैं कि व्हाट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, व्हाट इज द मेन जेस्ट ऑफ इट, बात क्या करना चाहते हो तुम। तो वो आपने मुख्तसर सा बयान करना, उसको प्रेसी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ये मैंने आपको बताना है। क्लियर होगी बात? इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब इसको हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो पहले जब हम बात करते हैं ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज, बेटा देखेंगे वर्ड पैसेज लिखा हुआ है अगर आपको नजर आ रहा है। तो अगर ये पैसेज क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है, आप में से किसी को इसके बारे में अच्छी तरह से अंदाजा हो कि पैराग्राफ में और पैसेज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको पैराग्राफ का पता है तो फिर आपको पैसेज का भी पता होगा, और अगर आपको पैसेज का पता है, पैराग्राफ का पता है, तो आप उसको पैराग्राफ लिख भी सकते हैं, जो कि ऐसे राइटिंग में हो सकता है। तो पैसेज को आपने पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, और इसके बाद आपने आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, जो कि इसके एंड में दिए हुए हैं। और इसके लिए और कोई चीज इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले क्वेश्चन है, व्हाई डज द डॉक्ट्राइन ऑफ पावर सेट बाय न्यू इंपीरियल अमेरिका डिनाई स्पेस टू काउंसलिंग। अगर आपको इस क्वेश्चन ही की समझ नहीं आ रही है, तो मुझे बताएं कि आप आंसर कैसे करेंगे। है ना बात ये वाली? ठीक है, तो इसके लिए अब आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो है अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई आपको? आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, और राइटर आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। अगर आपको उसका मैसेज समझ लग गया है तो आप उसके आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, अब इस अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन आपके पास जो चीज देखें, उर्दू में बाज का पैराग्राफ लिखा होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में आपको पैराग्राफ समझने के लिए किस किन चीजों की जरूरत है? ऑब्वियसली आपको वोकैबुलरी की जरूरत होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें इतनी ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है जितना ज्यादा वर्ड की अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। अगर आपको वर्ड के बारे में पता है तो आप वोकैबुलरी को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके आंसर दे सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? अब नेक्स्ट आ गया आपके पास, करेक्ट एनी ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास 8 सेंटेंसेस हैं, इनमें से किसी 5 को आपने करेक्ट करना है। अच्छा, दे वर लाइंग इन द सन, इसमें जरी बात है ये लाइन मिस्टेक है। मुझे कैसे पता चला कि ये लाइन में मिस्टेक है? क्योंकि मुझे ये पता था कि ये वर्ड ठीक नहीं है। क्यों मुझे पता था? इसलिए कि मैंने इसकी जो मैकेनिज्म है इस सेंटेंस का, वो मुझे आता है। यही मैकेनिज्म मैं आपको चाहता हूं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। ही विल नॉट कम विदाउट हिज, में ये विदाउट मिस्टेक है। मुझे कैसे पता चला? ये जो कैसे पता चला है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी गिदड़सिंगी दे दूं, एक ऐसा फार्मूला आपको बता दूं कि इस फार्मूले के बाद आपको किसी से और कुछ पूछने की जरूरत ही बाकी ना रहे। आप बल्कि ऐसा करें कि आप बल्कि उनको चेक करें कि यार ये जो आंसर दिया, ये आंसर आपका ठीक नहीं है, ये तो ऐसे होना चाहिए था। वही टेक्निक्स आपसे मैं डिस्कस करूंगा।
जॉन एज वेल एज हैरी, यहाँ बियर नहीं आएगा, बियर्स आएगा। ये क्यों आएगा, यही बात बताऊंगा मैं आपको। द क्रू वॉज ऑन बोर्ड नहीं होगा, वर आना चाहिए यहाँ पे, क्यों होना चाहिए इसकी बात करेंगे। कुड आई हैव पीस नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये करेक्शन के क्वेश्चन है। अगेन ये इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए। इसके बाद ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। जब आप बात करते हो द फैमिलैरिटी प्रोड्यूसेस नेग्लेक्ट, has been long observed, the effect has long been observed, यहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए। हाउ डू यू नो दिस, कि यहाँ पे फुल स्टॉप आना चाहिए। और मैंने बहुत सी इसकी कीज देखी, उसमें लिखा हुआ था द फैमिली प्रोड्यूसर्स नेग्लेक्ट, यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, नहीं आना चाहिए कॉमा, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो द फैमिलैरिटी प्रोड्यूसर्स नेग्लेक्ट है, ये एक नाउन क्लॉज बन रही है, और नाउन क्लॉज के बाद जो है, नाउन क्लॉज के बाद आगे वर्ब आ रहा है, उसके दरमियान कभी कॉमा नहीं आता। ठीक है, अब ये जो बात अगर मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि बात यहाँ खत्म हो रही है। मुझे कैसे पता है, ये जो मुझे कैसे पता है, इस कैसे का आंसर मैंने आपको अगली आने वाली क्लासेस जो हैं उनमें से ये आपको मैंने स्किल बताना है। ठीक होगी। अब यहाँ पे कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कॉमा, कैपिटल कहाँ लगने हैं, कॉमे कहाँ लगने हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगने हैं, इस सारी चीजों को हम डिटेल के साथ हम जो है वो आपके साथ बात करेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात जी। चले जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास जो है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के क्वेश्चन के लिए आपको जब तक प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि प्रेपोजिशन क्या होती है, आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसको रट्टा आप नहीं लगा सकते, ना ही आपको रट्टा लगाना चाहिए। अच्छा जी, प्रेपोजिशन असल में प्रीपोजिशन किसी पोजीशन से पहले आता है, मतलब नाउन से पहले आने वाले हर वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं। इसके बारे में भी जब तक आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जारी बात है, आप कोई भी प्रेपोजिशन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी प्रेपोजिशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन ये नाउन से पहले आता है और किसी और वर्ड को आपस में लिंक करता है, यहाँ प्रेपोजिशन आना। अब अगर आपको मैं प्रेपोजिशन का एक फॉर्मूला बता दूंगा ना, तो आप बगैर किसी उलझन के प्रेपोजिशन को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एबल, तो इसका मतलब है कि एबल के बाद कुछ प्रेपोजिशन फिक्स आनी है। तो देखो उसके बाद कन्विंस के लिखा हुआ है, ये वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव प्रेपोजिशन नाउन का फॉर्मूला लगेगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नेविश वुल्फ वाज एबल टू कन्विंस हुआ, लेट हिम इनटू हिज होम, ये वगैरह आएगा। तो मैं जारी बात है कि पेपर आपको सॉल्व तो नहीं करने लगा, मैं आपको एक टेक्निक बताने लगा। अगेन ये जो है ना आपका जो पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो द पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं, ये आपके लिए एक जहरी बात है, चैलेंजिंग होंगे। अगेन ये वर्ड्स रिलेट करता है कि जाइब और जाइब, ब्रॉल और बॉल, बार्मी और बामी, और मोनोगेमियस और मोनोगेनियस, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे आपको। और फिर अगेन में जो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन चाहे उर्दू से इंग्लिश हो या इंग्लिश से उर्दू हो, इन सब चीजों के लिए अगर मैं आपको एक फार्मूला बता दूं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और वो जानते हैं फार्मूला क्या है। अब आपको मैं काम की बात बताने लगा हूं। अब आपका पेपर कोई भी हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, आप जिस मर्जी लेवल का इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, अगर आपको इन चार चीजों के बारे में पता है, इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ दीज फोर थिंग्स, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब लोग मौजूद है ना यहाँ पे सब लोग। अगर ये जो सारी बातें हमने पेपर से क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, इन सारे सातों के सातों क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आपको इन चार चीजों का पता होना चाहिए। अगर आपको इन चार चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और इन चार चीजों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो I can guarantee you that you can solve every sort of paper, no matter you are in CSS, no matter you are in SAT, no matter you are in GMAT, whatever, in any paper, in short, in any kind of paper, you can solve very easily, you can get very good marks, and you can do wonders in your paper. Do you want to know these 4 points? If you're willing enough to get these 4 concepts clear and practice it in your day-to-day life, you can do wonders.
Are you willing for that? Ready for that? Okay. Number one, you must understand the concept of words and their names. इसको आसान भाषा में यूं बोलिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पाए जाने वाले वर्ड, लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स होते हैं और उन हर वर्ड का क्या होता है, एक नाम होता है। जैसे यहाँ पे जो इस्तामारियत लिखा हुआ है ना, आपने कभी ये उर्दू में सुना होगा। इस्तामारियत एक वर्ड है, और पसंद एक वर्ड है, अंग्रेजी एक वर्ड है, इकदार एक वर्ड है, और ये के भी एक वर्ड है, सामने भी एक वर्ड है, खुश आमदना, और ये सारे एक वर्ड है। इन वर्ड्स का एक नाम है, और ये सिर्फ और सिर्फ 9 नेम्स हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहूँ कि यार ये सिर्फ 9 वर्ड याद कर, उनके नाम याद कर लें, इनको फिर जोड़ दें, आपकी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? If I say that every word, whether we are talking about Urdu or English, every word in a language has a name. उसका एक नाम है प्रॉपर, और उस नाम का एक जारी बात है फंक्शन भी होगा। अब ये होता है कि when words are joined, when words are joined, अब जब मैंने वर्ड्स को when words are joined, जब मैंने इन लफ्जों को जोड़ना है, तो आई नीड सम स्पेसिफिक ऑर्डर, मुझे एक ऑर्डर चाहिए। ये स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होता है? जैसे आपने कहा कि जैसे ये यहाँ पर हमने जो पंक्चुएशन पढ़ी, द फैमिलिटी प्रोड्यूसर्स नेग्लेक्ट हैज बीन लॉन्ग ऑब्जर्व्ड, जब हमने ये पढ़ा तो इसमें फैमिलिटी प्रोड्यूसर्स नेग्लेक्ट हैज बीन लॉन्ग, ये प्रॉपर एक ऑर्डर के साथ आया है, ऐसे ही फजूल में कोई वर्ड नहीं आया। तो इसी ऑर्डर ने मुझे बताया है कि यहाँ पर कॉमा लगाना है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, आपने यहाँ पे आपने कॉलन लगा देना है, यहाँ पर आपने चीजों को सेपरेट कर देना है। ये चीज कौन चीज बताती है? दिस थिंग टेल्स मी अबाउट एन ऑर्डर। ये चीज बताने के लिए मेरे पास ऑर्डर होना चाहिए कि भाई चीजें ऑर्डर के साथ आती हैं। दो कॉन्सेप्ट हो गए। जब मेरे पास ग्रुप ऑफ वर्ड में ऑर्डर के साथ कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड आएंगे, तो मेरे पास या तो फ्रेज आएगा या क्लॉज आएगा। और अब फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होता है, कि जो फ्रेज होता है और जो क्लॉज होता है, ये दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक वर्ड वर्ब नहीं होता तो फ्रेज बन जाएगा, और अगर उसके अंदर वर्ब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा। तो फिर नंबर 4 पे आता है कि ये सेंटेंस क्या बला है, कि ये सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जब आपको सेंटेंस का पता चल जाएगा तो देखें, इस्तामारियत पसंद अंग्रेजी इक़दार के सामने खुशामदना फरमा बरदाराना तर्ज अमल के बरखिलाफ, जैसे हर बरतानी फरोग ने फरोग दिया, जिसे अहले हिंद इस दौर में इख्तियार कर रखा था। इसमें इख्तियार कर रखा था सिर्फ यही मेन वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गया है। इस अब हर क्लॉज जो है वो जरूरी नहीं कि सेंटेंस बने। सेंटेंस कब बनता है? ये 4 चीजें जब आप सीख लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से लिखना शुरू कर देंगे, मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और चीज इसके हवाले से बताता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये 4 चीजें क्लियर है? मैं आपसे अभी हमारी मीटिंग जो है ना वो 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगी। हम इस मीटिंग को रिज्वाइन कीजिएगा, फिर मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो पर्टिकुलर, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, कि ये जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पहले सेंटेंस के अंदर आप वर्ड्स के नाम कैसे तलाश कर सकते हैं, और अगर आपको वर्ड्स के नाम पता चल गए तो फिर उन लफ्जों को आपने कैसे तरतीब दिया हुआ है, ये हम सीख लेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है? तो हम आगे चलते हैं। जरा रिवाइज कीजिएगा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि मैंने आपसे 4 थिंग्स में ये बात कही कि हर वर्ड का एक नाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं यहाँ पे कि निज़ार हसन वाज बोर्न इन 1960 एंड रेज्ड इन द विलेज ऑफ मशहद नियर नजरात वेयर ही हैज लिव्ड विद हिज फैमिली, ये फुल स्टॉप आ गया। इस फुल स्टॉप ने सेंटेंस को क्या बनाया? एक सेंटेंस बनाया। अब जब मेरे पास एक सेंटेंस होता है, उसका मतलब है कि वो क्लॉज है। अंडरस्टूड बात है कि वो क्लॉज है। अगर वो क्लॉज है और एक सेंटेंस है, तो इस क्लॉज का नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज में 2 चीजें तो लाजमी होती हैं, अगर वो 2 चीजें नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन ही नहीं सकती। वो कौन सी 2 चीजें हैं? एक उसके अंदर नाउन होगा और एक उसके अंदर वर्ब होगा। अब ये 2 चीजें उसको क्लॉज बना देती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर तो 2 चीजें तो नहीं, इसके अंदर 2 से बहुत ज्यादा है। मतलब नजर हसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो तकरीबन 18 19 20 वर्ड्स हैं। तो मैं तो कहता हूँ क्लॉज बनाने के लिए सिर्फ नाउन और वर्ब चाहिए। तो ये जो 18-20 वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वो वाले वर्ड्स हैं जो या तो नाउन के लिए इस्तेमाल हुए हैं
या वर्ब के लिए इस्तेमाल हुए हैं, बस बात खत्म हो गई। और इनका कोई फंक्शन नहीं है, या वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी या नाउन के लिए होगी या वर्ब के लिए होगी, जितनी मर्जी लिख दें, आप ना लिखें। इसमें उसने सिंपल ये लिखा हुआ है कि नजर हुसैन वॉज बॉर्न, बस ये बात यहाँ पे खत्म हो गई है। बाकी जो इन 1960 है एंड रेज्ड इन द विलेज है ऑफ मशहद है नियर मशहद, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो या तो नजर हुसैन के बारे में बताई जा रही है या उसके एक्शन के बारे में बताई जा रही है। जिस दिन आपको ये क्लियर हो गया उस दिन आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन है जो याद करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं? आपको क्वेश्चन याद करने हैं हु के, व्हाट के, होम के, हुज के, व्हेन और वेयर और वाई के। अगर ये सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर करेंगे एक वर्ड के। हु वाज बोर्न इन 1960, आंसर क्या आ गया? निजार हुसैन। ठीक है ना। व्हाट हैपेंड टू निजार हुसैन? ही वाज बोर्न। ये जो व्हाट हैपेंड जो है ना, ये एक्शन को शो कर रहा था। अच्छा जी, व्हेन की बात है, व्हेन तो इन 1960, ये व्हेन का आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हु का आंसर देने वाला हमेशा नाउन होगा और व्हाट हैपेंड का आंसर देने वाला वर्ब होगा, यानी आपको नाउन और वर्ब का एक बार समझना है। तो ये जो 9 वर्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको पता पहचान हो जाए कि नाउन किसे कहते हैं, आर्टिकल किसे कहते हैं, इसके बाद आपको एडजेक्टिव किसे कहते हैं, और ये प्रोनाउन कैसे, ये क्या बन गया? नाप का वर्ड बन गया। ये 4 वर्ड तो ये हो गए। इसके बाद ये वी वापसी है, वापसी, VAPCI। वी से वर्ब है, ए से एडवर्ब है, पी से preposition है, सी से कंजंक्शन, आई से इंटरजेक्शन। इनके बारे में अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो आप सेंटेंस ना सिर्फ खुद बना सकते हैं बल्कि लिखे हुए सेंटेंस को क्वेश्चन करके उसके बता सकते हैं कि ये क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि ये आपने किस अंदाज से लेके चलना है। मेरे पास सेंटेंस है, निजार हसन वाज बोर्न इन 1960। अच्छा, अब ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि एक नई बात ऐड की गई है, असल में बात यहाँ पर तो उसने खत्म कर दी। निजार हुसैन वाज बोर्न इन 1960। आपसे मैं पूछूं कि हु वाज बोर्न, तो बेटा आंसर क्या आ रहा है? निजार हुसैन। व्हाट हैपेंड विद निजार हुसैन, तो निजार हुसैन वाज बोर्न। ठीक है। अब व्हाट, व्हेन का आंसर आ रहा है यहाँ पे, व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। व्हेन का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड मेरे बच्चों एडवर्ब होगा, हमेशा एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 1960 की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो ये इन 1960 एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है। अब यहाँ बात खत्म होगी, लेकिन उसने एंड के साथ जोड़ दी। जब एंड के साथ उसने जोड़ा तो जिस चीज को जोड़ने की बात की जाती है तो वो हमेशा क्या बनता है? कंजंक्शन बनता है। क्या बनता है जी? कंजंक्शन बनता है। तो इसका मतलब एंड कंजंक्शन है। अब उसने किसको जोड़ा है? उसने रेज्ड, ये वर्ब है। इसका मतलब है कि नजर हुसैन के बारे में एक और बात बताई जा रही है कि वो रेज्ड हुआ है, उसको परवरिश दी गई है। किसने परवरिश दी गई? कहां पर दी? इन द विलेज। तो इन द विलेज, ये बताएं, ये भी एडवर्ब है। ये किसका आंसर दे रहा है? ये वेयर का आंसर दे रहा है। वेयर का आंसर देने वाला दुनिया का हर वर्ड एडवर्ब होता है। इन द विलेज। अच्छा, ऑफ मशहद, ये भी एडवर्ब है। नियर नजरात, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। यहाँ बात उसने खत्म कर दी, यहाँ फुल स्टॉप भी लगा सकता था, लेकिन उसने एक वेयर के साथ एक और जो ना ये है कंजंक्शन जो उसके साथ जोड़ी है उसने। और उसने कहा कि वेयर, जहां पर क्या हुआ? ही हैज लिव्ड। अब एक ये नई बात, ही हैज लिव्ड विद हिज फैमिली। अब इसका मतलब है कि इसने एक सेंटेंस के अंदर कई क्लॉजेस यूज की हुई हैं। और क्लॉजेस का मतलब याद क्या था आपको? जिसमें वर्ब होता है। देखिए कौन कौन सा वर्ब है? हैज लिव्ड वर्ब है, रेज्ड वर्ब है, और इसमें वॉज बॉर्न वर्ब है। ये जो मैंने सर्कल कर दिया ये सारे वर्ब्स हैं। इन सारे वर्ब्स का ताल्लुक किसके साथ है? नजर हुसैन के साथ है। तो जितने वर्ब्स हैं उतने सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए मैं 3 सेंटेंस बना रहा हूं उसके। नजर हुसैन वाज बोर्न इन 1960, एक सेंटेंस। नजर हुसैन वाज रेज्ड इन द विलेज ऑफ मशहद नियर नजरबाद, एक सेंटेंस। 2 सेंटेंस। तीसरा, नजरबाज हैज लिव्ड विद हिज फैमिली। नजर हुसैन हैज लिव्ड विद हिज फैमिली, 3 सेंटेंस बन गए। इन 3 सेंटेंस को जब मैंने अलग अलग किया, ठीक है, 3 से मैंने अलग किया, 3 सेंटेंस बन गया, इकट्ठा कर दिया, एक सेंटेंस बन गया। तो अब मैंने इसकी अगर प्रेसी बनानी है तो मैंने ये सिंपल लिख लेना है कि विद हिज फैमिली नजर। अब ये सारी क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस को मैं फ्रेज बना दूंगा
तो वो शॉर्ट हो जाएगा। ये है मेन कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसकी हम जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये सारा आपको सबसे पहले मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने के लिए मुझे आपको वर्ड बताने हैं, उनकी नाम बताने हैं और उनका फंक्शन बताना है, फ्रेजेस बतानी है, क्लॉजेस बतानी है, उनकी टाइप्स बतानी है और ये आप सारी चीजें पढ़ भी सकेंगे, लिख भी सकेंगे। जब आप इसको सेंटेंस की टाइप पता चलना शुरू हो जाएगी, आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। मेरी बात यहाँ तक समझ लगी है? अब मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ बंद और इसको मैं रिजॉइन करूंगा। ज़ाहिर बात है वही बच्चे रिजॉइन करेंगे जिनको ये तरीका समझ में आया है, उनके बात पल्ले पड़ी है, तो हम इन चीजों को लेके आगे चलेंगे। ये सिर्फ मैटर ऑफ 10 to 15 डेज है, बल्कि 10 डेज भी नहीं है। आप 2 लेक्चर अच्छी तरह से समझ जाएं कि यार ये सेंटेंस ऐसे डेवलप होता है, आप सेंटेंस खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है? और अगली जैसे ही आप इसको रिजॉइन करेंगे, मैं आपको एक इसका एक डेमो दूंगा कि देखो ये मैं नाप वापसी को सेंटेंस को किस अंदाज से लिख रहा हूँ। ठीक है? फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है बेटा जी? आपको मैं मीटिंग करने लगा हूँ एंड, इसके बाद मैं रिजॉइन करूंगा। जैसे ही आप रिजॉइन करेंगे तो मैं आपको माइक खोल के आप इसके क्वेश्चन आंसर लूंगा।